चाय पे चर्चा में हमारे साथ हैं मशहूर इतिहासकार जमनेश जी ओझा। जमनेश जी, आपका स्वागत करते हैं। बताएं कि ये इतिहास की तरफ रुझान कब और कैसे हुआ आपका? जी, ऐसा ऐसा है कि इतिहास से मुझे शुरू में कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्कूली शिक्षा में मुझे इसके प्रति एक घृणा का भाव भर दिया गया था, और वो भाव इसलिए भर दिया गया था कि इसमें सन संवत याद रखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे शिक्षक थे BM दिवाकर। उन्होंने कहा ये कोई तारीखों का कैलेंडर नहीं है, इसलिए तुम इससे घबरा रहे हो। तो जो मैंने सोशियोलॉजी विषय लिया उसको काट करके वापस इतिहास लिया, और उनकी वजह से इतिहास में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैं उदयपुर 1969 में आया MA करने के लिए। तब हिंदी में विचार था एडमिशन लेने का, लेकिन मैंने इतिहास में एडमिशन लिया। और KS गुप्ता जो मेरे गुरु हैं, मैं उनसे थोड़ा इम्प्रेस था, और उनकी वजह से मुझे इतिहास में काफ़ी आगे बढ़ने का और इतिहास में मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। MA के दौरान ही कुछ लिखना शुरू किया या फिर लिखना या शोध बाद में शुरू हुआ? ऐसा है कि ये डॉक्टर जो शब्द है ये मुझे शुरू से ही प्रिय था। मैं यूँ समझ लो कि एक अपनी ना समझी में भी कॉपिन पेंसिल के मुंह में लगा करके और टेबल कुर्सी पर डॉक्टर JK ओझा लिखा करता था। तो उस समय मेरे मन में ये नहीं था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अनायास ये सारा हो रहा था। लेकिन जब भिलवाड़ा में डॉक्टर DN मिश्रा थे पॉलिटिकल साइंस के, पूरी कॉलेज में एक ही आदमी, तो मैंने सोचा अपने को भी डॉक्टर बनना है। तो यह आने के बाद फिर मैंने मानस में क्लियर हो गया कि मुझे PhD करनी है हिस्ट्री में ही। और MA करने के तुरंत बाद मैंने हिस्ट्री में PhD करना शुरू कर दिया। 71 में MA कर लिया, उसके बाद टोटली मैं इसमें लग गया। और PhD का आपका विषय क्या था और वो कब मेरा पूरी हुई? PhD का विषय जो है मेवाड़ का इतिहास 1734 से 1778 के बीच का है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर एकाएक काम करने में लोग हिचकिचा रहे थे। महाराज कुमार डॉक्टर रघुवीर सिंह जी के शब्द बताता हूँ आपको मैं, सीतामऊ वाले, जिन्होंने कहा कि ओझा तुम मरियो। मैंने क्यों साहब, कि ये क्या विषय ले लिया, इस पर तुमको कोई सामग्री मिलने वाली नहीं है। मैं उस समय घबरा गया क्योंकि एक साल मेरा निकल चुका था। मैंने कहा आप किस पे काम करें। तब मेरे गुरु महाराज ने फरमाया कि हारियन हिम्मत बिसारियन हरि नाम। ये डायलॉग मैंने अपनी टेबल पे लिख दिया, और फिर उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। जमनेश ओझा जी हमारे बीच हैं, आप इतिहासकार हैं। जमनेश जी, आप बता रहे थे कि आपने जो PhD की शोध किया, ये थोड़ा सा मराठा आक्रमण का समय है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें शोध के दौरान आपको नई पता चली? सबसे पहली नई चीज़ तो ये है कि अब तक जिन लोगों ने 1734 में 1728 में मराठों का आगमन बताया है राजस्थान में पहला, मैंने 1711 बताया है। और उस मई 1711 को सबने स्वीकार कर लिया है ओरिजिनल सोर्सेज के आधार पर। और ये भी एक अजीब दास्तान बता दूं आपको कि वैसे मेरा पीरियड 1734 से शुरू होता है। मैं अपना मैटर 1720 से भी इकट्ठा कर सकता था, लेकिन योगा योग से मैंने आर्काइव्स में जा कर के और 1710 और उससे पहले के इकट्ठा करता रहा, और उसमें ये डॉक्यूमेंट मुझे मिला, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जिससे पता लगता है कि मराठा मेवाड़ में आ चुके थे। इससे स्पष्ट हो गया कि राजस्थान में फर्स्ट मराठा इंटरवेंशन जो है 1711 में हो गया था, और आज सभी लोग इस बात को मानते हैं। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा भी बताऊं आपको कि ये चूँकि मेवाड़ का डार्केस्ट पीरियड है, वीर विनोद, ओझा, टॉड वगैरह, इन लोगों ने हार्डली इस पर 20 से 25-30 पेज लिखे होंगे। इसके ऊपर फुल्ली मैंने आर्काइवल सोर्सेज, मराठा सोर्सेज और भी दूसरे सोर्सेज, उन सब के आधार पर ठिकाना सोर्सेज, इन सब को लेकर के हर जगह नई नई बात बताऊँ। मैं आपको कहाँ कहाँ बताऊँ कि यहाँ मैंने नया बताया है। कई जगह साफ लिखा है कि वीर विनोद में जो लिखा उपयुक्त नहीं है, ओझा ने जो लिखा ये ठीक नहीं है। इस तरीके से इसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी नवीनता लिए हुए है ये ग्रंथ। जमनेश जी, ये जो आप बता रहे हैं डार्केस्ट पीरियड ऑफ मेवाड़, ये क्यों कहलाता है? ये क्या कि सर, ये ऐसा वक्त था जब मराठों के आक्रमण हो रहे थे। इधर महाराणास जो थे वो भी काफ़ी लुंज-बुंज स्थिति के थे, एक एक संभाल नहीं पा रहे थे शासन को। और उन परिस्थितियों में यहाँ पर राजपूतों में आपस में वो पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी, चुंडावतों शक्तावतों के, इनके। ऐसी स्थिति के अंतर्गत मेवाड़ को बचाना बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए डार्केस्ट पीरियड। दूसरा क्या कि इस मेवाड़ से संबंधित उस समय की सामग्री कुछ मिलती ही नहीं है सोर्सेज के रूप में, इसीलिए मैंने इसको डार्केस्ट पीरियड कहा है। कि जब मैं रिसर्च करने गया तो मुझे डायरेक्ट मेवाड़ पे कोई मैटर नहीं मिला। मेवाड़ पर 1884 के बाद मैटर मिलना शुरू होता है। तो मैंने जो लिया है वो जयपुर के आमेर रिकॉर्ड के आधार पर, यानी वो लोग पत्र लिख रहे थे मेवाड़ में ऐसा हो रहा है, उसके आधार पर मैंने पूरा अपना थीसिस लिखा है,
दूसरे राज्यों के जो लेटर्स हैं, बहियाँ हैं, उनके आधार पर। जमनेश जी बताएं कि ये मराठाओं के आक्रमण और उसके बाद और भी बहुत सारे, आप कह रहे हैं कि आपने रिकॉर्ड्स बहुत खोजे, और क्या क्या पुरातात्विक खोजों के दौरान आपको रिकॉर्ड में ऐसी चीज़ें मिली जो हमें पहले पता नहीं थी और बाद में इतिहास में जोड़ी गई? जैसे मैं बताऊँ आपको, आर्काइवल रिकॉर्ड में जो मिला है, चंपालाल मंत्री नगर सेठ से सलूम्बर के, उनके यहाँ का रिकॉर्ड मैंने ढूंढा और उसके ऊपर मैंने काम किया नगर सेठ की संस्था के रूप में। उसमें जैसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है और उसमें वो कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए तुम तुरंत भिजवा दो, मराठों को चुकाने हैं, और इसमें अगर देर करोगे तो समझ लो मेरी मौत है। पर ध्यान रखना सेठ जी, अगर मैं मर गया तो फिर तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। तब आप देखो, सेठ जी जो है वो लेडीज़ के गहने वगैरह ये गिरवी रख करके और उसके बाद चुकारा किया गया था। तो इस तरीके से काफ़ी नए नए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स मिलते हैं ठिकानों में। ख़ास तौर से अब तो लोग बात समझदार हो गए, ठिकानों में रिकॉर्ड एक दिखाते भी नहीं या जला देते हैं, क्योंकि नई नई होटलें वगैरह बनाने लग गए, इसलिए सामग्री को रखे तो कहाँ रखे। लेकिन अगर हम ठिकाना रिकॉर्ड्स को टटोलें तो हमें काफ़ी नई चीज़ें मिलेगी। महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग या कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि शिवाजी या उनके वंशज भी मेवाड़ से या इसी अंचल से किसी ज़माने में गए होंगे। ये बात कितनी प्रामाणिक है? हाँ, इसको ये मानते हैं, और इस संदर्भ में ओझा जी ने, श्यामल दास जी ने, इन्होंने भी लिखा है, ये वास्तविकता है। और वो जो देते हैं अपने सिजरा वगैरह, उससे ये प्रतीत होता है कि वो यहाँ के वंशधर, यहाँ के वंशजों से संबंधित रहे होंगे। इन सब के बावजूद इस वंशजों के इलाके पर उनके हमले क्यों हुए? यानी ऐसा है कि शिवाजी की डेथ के बाद जो उनका हिंदू पद पातशाही स्थापित करने का था, वो सारा इनका मानस दूसरे तरीके से हो गया, और इनकी केवल लूट खसोट ये हो गया। आपस में किस ढंग से पैसा बांटें, कैसे आप इन लोगों में वो फैला करके और हम इनसे पैसा ऐंठें, ये सारी चीज़ें हो गई थी। जो शिवाजी के आदर्श थे वो आदर्श बाद में इन लोगों में नहीं रहे। जो एकता होनी चाहिए थी वो एकता भी इनकी भंग हो गई। होलकर, पेशवा, सिंधिया, ये सब अलग अलग बट गए थे। जमनेश ओझा जी हमारे साथ हैं, आप इतिहासकार हैं। ये डार्केस्ट पीरियड और उसके बाद भी आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही जिसमें मेवाड़ अंधकार में रहा, लेकिन अंधकार के दौरान भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उभर कर आती हैं। तो कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिन्हें मेवाड़ उस दौरान या थोड़ा बाद में भी बचाने में कामयाब रहा? ऐसा है सब कि यूँ भली अंधकार पीरियड रहा, लेकिन मैंने देखा कि जब ख़राब वक्त होता है तब क्रिएटिव वर्क ज़्यादा होता है। तो यहाँ क्रिएटिव वर्क भी हुआ। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूँ मैं आपको, ये जगनिवास जिसको लेक पैलेस होटल कहते हैं, ये महाराणा जगत सिंह सेकंड के टाइम का बना हुआ है, और मैंने इसको इंटरनेशनल बिल्डिंग के रूप में बताया। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है। अब तो इसमें काफ़ी जीर्णोद्धार पुनरुद्धार करके और इसका रूप स्वरूप बदल दिया। बाकी ओरिजिनल रूप जो था, जो मैंने बचपने में देखा, इसका वाकई में एक विरासत के रूप में उसको सजो करके रखने की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार की बिल्डिंग उस समय बनी थी। इसी ढंग से आप देखिए महाराणा अरसी के टाइम में और महाराणा राज सिंह, ये सब सेकंड है जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे पीरियड के, इनके समय में चित्रकला का बड़ा विकास हुआ। और मैंने स्पष्ट लिखा कि ये काल जो है चित्रकला की दृष्टि से गोल्डन पीरियड था। और आज भी जनाना महल में इसमें देखो आप, उस समय के शिकार के चित्र हों, शादी विवाह के चित्र हों, मल्ल युद्ध के चित्र हों, वो स्वर्ण जड़ित चित्र वगैरह, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। कला के अलावा साहित्य की भी रचना हुई इस दौरान या बिल्कुल नहीं? साहित्य की रचना भी हुई। जगत सिंह के टाइम में भी साहित्य रचा गया था, अरसी के टाइम में भी रचा गया था। क्योंकि साहित्यकार जो होता है वो कभी मौन नहीं रहता है, वो अपने ढंग से कुछ न कुछ काम करता रहता है। इसलिए साहित्य के रूप में भी काफ़ी कुछ लोगों ने काम किया। जैसा आप देखिए, स्वयं महाराणा अरसी जो है वो कवि हृदय था। जब इन्होंने इश्क चमन लिख करके भेजा किशनगढ़ वालों ने, तो उन्होंने वापस उसका जवाब रसिक चमन के रूप में दिया। और आप देखो कि उसके एक एक दोहे इतने भारी भरकम है कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई उसको सही ढंग से देखे तो ऐसा लगता है कि जिसको सूफीज़्म लोग कहते हैं, पूरा उससे अनुप्राणित है। चाय पे चर्चा और हमारे बीच हैं इतिहासकार जमनेश जी ओझा। जमनेश जी, आपने इतना सारा इतिहास पर कार्य किया, बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, संतोष है या चाहते हैं कि अभी और भी कुछ करना बाकी है? नहीं, काम तो अभी और करना बाकी है। और हकीकत तो ये है कि मुझे जैसे फुर्सत ही नहीं, इतना काम पड़ा हुआ। ख़ास तौर से कानौड़ के ऊपर जो मैंने मैटर इकट्ठा किया, उस पर मैं आजकल काम कर रहा हूँ। और ख़ास तौर से
कानौड़ का सामाजिक आर्थिक इतिहास लिखना मैंने इन दिनों में प्रारंभ कर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये कुछ काम जो है वो और सामने आए, लोगों को पता लगे कि वास्तव में जहाँ लोग बाग आजकल जो है वो उस दूसरी दृष्टि से देख करके ये कहते हैं कि राजा महाराजा या महाराणा लोग जो है वो चूसने वाले थे, ये सब एब्सोल्युटली रॉन्ग सर। मैं आपको बता दूं, भैया इस बात के स्पष्ट गवाह है कि उस समय में ये प्रजा के हितैषी थे। यूँ पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, लेकिन ये निश्चित है कि इन्होंने कभी भी प्रजा का दोहन नहीं किया। ये खास तौर से हमारे राजस्थान में और विशेष रूप से मेवाड़ का तो निश्चित रूप से है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूँ मैं आपको, मैं 2-3 दिन पहले एक बही पढ़ रहा था, उसमें क्या हुआ कि ये उस समय प्लेग फैल गया था। उस प्लेग के टाइम पर रावत जो है वहाँ का, वो पास में एक गांव था बाणपा, वहाँ 4 महीने तक टेंट लगा कर रहा, लेकिन अपने पोखरना वगैरह जो भी थे प्रधान, उन सबको स्पष्ट आदेश दे दिया कि जितना भी अन्न है वो सारा अन्न लोगों में बांट दिया जाए, और कि सबको छूट दी गई बाकायदा, और उन लोगों को ये कहा गया कि तुम लोगों से हम रेवेन्यू वसूल नहीं करेंगे 3 साल तक। तो ये सब कोई एक कर नहीं सकता है। इस ढंग के डॉक्यूमेंट्स जो मिलते हैं हमें ठिकानों में या अपने मेवाड़ में, वो अन्यत्र मुझे दुर्लभ नज़र आते हैं। जमनेश जी, ये जो जुनून और जज्बा आप में है, क्या नई पीढ़ी के लोग इतिहास में जो काम करते हैं या लेखन करते हैं उनमें है या नहीं, और नहीं है तो क्या कारण है? ये आपने बहुत अजीब प्रश्न पूछ लिया और मैं बहुत बेबाक बोलने वाला हूँ, क्षमा करें मुझे। आज की इस पीढ़ी में बिल्कुल नहीं है। वो बहियों का एक अक्षर पढ़ना नहीं जानते हैं, उनको बताओ तो उससे दूर रहते हैं, और मुझे खुद को तरस आता है कि क्या करते हैं, लेकिन ये नई जो पीढ़ी है वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। ये कॉपी पेस्ट काम हो रहा है आजकल, जो कुछ भी हो रहा है। ये थोड़ा सा मैंने पहले आपको निवेदन कर दिया कि अजीब लगेगा, लेकिन 2 टूक बात में करें तो हकीकत ये है कि लोग कोई पढ़ना नहीं चाहते हैं। और सत्य बात बताऊं कि मैं जब इन रिकॉर्ड में खो जाता हूं तो मैं खुद नीचे आकर के बहुरानी से इनसे कहता हूं कि भाई वाकई में आनंद आ गया, ये वो लिख रहा है, शादी ब्याह हो रहे थे कैसे हो रहे हैं। आप देखिए साहब, एक अजीब तरीका था उस समय, उस एक एक चीज़ को लिख करके सारे नथियाँ बनी हुई है उनके, और उन आपको आनंद आएगा कि हमें ये कल्चर क्या थी, ये था। लेकिन आज इन कल्चर को एक्स ने लिख दिया, उसमें से उठा लो और नीचे चले तो फुटनोट अपने लगा दो उसी का। अब वो मांगबोई ओझा संग्रह कहाँ पड़ा ओझा साहब की अलमारी में, और नीचे लिख रहे हैं मांगबोई ओझा संग्रह नथी नंबर 9, और ये अब ये आप देख लीजिए स्वयं ही कि ये किस ढंग का काम हो रहा है। जाते जाते लेक सिटी के तमाम लोगों से क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि उदयपुर जो मुझे बचपने से बहुत ही खूबसूरत लगा है, मैं ओरिजिनली मॉडल का रहने वाला हूँ, जो मेवाड़ का वो था खालसा इलाका, इसलिए डायरेक्ट उदयपुर के अंडर में रहा। लेकिन पहली क्लास से मेरी एजुकेशन यही हुई, मुझे उस समय से बड़ा पसंद था। और ये योगायोगी समझो कि अंत में सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खातिर मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ मकान बनाया मैंने। मैं चाहता हूँ कि उदयपुर की उस खूबसूरती को, उदयपुर की उस विरासत को, उदयपुर की उस कल्चर को, जो यहाँ पर एक गन्ना हुआ करता था, वो गन्ना आज देखने को नहीं मिलता है। इस तरह की जो यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें थी उनको न खोएं तो ज़्यादा अच्छा है, उनको बनाने की कोशिश करें। चाहे होटल्स के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ के पुराने मकानात, दरवाजे, ये सारे एज इट इज़ रखे जाएं तो वाकई में बाहर के लोग आएंगे, उनको पता लगेगा कि वो उदयपुरी कल्चर क्या थी और मेवाड़ी कल्चर क्या थी। जमनेश ओझा जी, आपका हृदय से आभार।